हेलो फ्रेंड्स, आज आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो 5 रहेगा। 4 प्रैक्टिस सेट आपके करा दिए हैं। नाउ आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में ले वाइगॉस्टकी के अनुसार या ले वाइगॉस्टकी के निकटस्थ विकास का सिद्धांत क्षेत्र में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन बहुत ऊपर, सेकंड ऑप्शन उसी स्तर पर, थर्ड ऑप्शन कुछ ऊपर या फिर डी ऑप्शन कुछ नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कुछ ऊपर। आपने देखा होगा मोस्टली कि मान लो किसी बच्चे को, कोई बच्चा है XYZ, कोई भी बच्चा है, उसको अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्या है, उसको 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये थोड़ी ना कि 10 क्वेश्चन को ही पढ़ेगा, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का। तो जो आता है उससे नीचे थोड़ी ना जाना चाहिए, नहीं, फ़ायदा तब होता है तब हम उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ ऊपर। और यहाँ अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ लिखा है निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, जो आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको हम इसका फोल्डिंग भी कहते हैं। तो वाइगॉस्टकी ने जो ZPD का जो सिद्धांत बताया है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो सीखने में क्या होता है, ZPD में क्या बताया है कि सीखने में, ठीक है, सीखने में क्या होता है कि सीखने में सामाजिक संपर्क जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने में क्या है, जो आपके सामाजिक संपर्क होते हैं वो क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं या फिर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। और ZP जो है आपका, ZPD क्या आपका ZPD जो है, ये एक ऐसी सीमा होती है जहाँ पे क्या होता है, एक शिक्षार्थी, कोई भी शिक्षार्थी मान लो या फिर कोई भी स्टूडेंट मान लो, एक शिक्षार्थी जो है एक कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन किसी और की मदद से या हेल्प से, जैसे कि अपने शिक्षक की मदद से, या कोई भी जैसे स्टूडेंट है वो अपने मित्र की हेल्प से, या फिर अपने टीचर की हेल्प से क्या है, उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो ये निकट जो शब्द है, ये उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ पर शिक्षार्थी की वर्तमान जो क्षमता है वो ठीक ऊपर है, ठीक है, जहाँ पर वे अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं पहुँच सकते, लेकिन सहायता के साथ क्या है, पहुँच सकते हैं। तो इसमें यही होगा आपका करेक्ट आंसर कि कुछ ऊपर जाना। तो एग्जाम्पल मैंने आपको एक और बताया था अभी कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये नहीं है कि हम उन्हीं को पढ़ते रहें, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें थोड़ा ऊपर जाना है, हमें थोड़ा और पढ़ना है, हेल्प से, मदद से हमें उस चीज़ को क्या है, क्लियर करना है। इसका एक एग्जांपल और है कि एक तरह से हम देखें, वर्तमान दक्षता देखें, अगर हम वर्तमान क्षमता तो इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है जिसको क्या है, साइकिल चलाना नहीं आता, क्या है, साइकिल चलाना उसको नहीं आता है, ठीक है। तो जो ZPD है, निकट विकास का जो क्षेत्र है, ZPD जो है, इसमें क्या होता है, किसी वयस्क की मदद से, किसी स्टूडेंट की या फिर अभिभावक की, किसकी, अभिभावक की हेल्प से क्या है, उसे पकड़ना या फिर सहारा देना या साइकिल चला सकता है, ठीक है। अगर उसे कोई हेल्प करे तो वो क्या करेगा, वो साइकिल चला लेगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि गीता कक्षा में 5 में पढ़ती है, ठीक है, उसे कम दिखता है, उसे पढ़ने व काम करने में कठिनाई होती है, तो उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आता है अभिभावक को काम करने की सलाह देना, सेकंड ऑप्शन आता है उसे अपना काम मित्र से करवाने के लिए कहना, या फिर थर्ड ऑप्शन आता है
उसे पाठ्य पुस्तक के पाठकों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन आता है उसे अपना काम करने से स्थायी छूट देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए कि कोई बच्चा है, गीता है, XYZ कोई भी बच्चा है, कम दिख रहा है उसको, तो पढ़ने और काम में कठिनाई होती है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कि उसे पाठ्य पुस्तक की क्या है, उसे पाठ्य पुस्तक की रिकॉर्डिंग, उसे पाठ्य पुस्तक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि उसे पाठ्य पुस्तक के जो पाठक है उसकी रिकॉर्डिंग को क्या है, उपलब्ध कराना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं, और क्या है, अभिभावक को काम करने की सलाह देनी चाहिए। तो ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं तो उस चीज़ से सॉल्यूशन क्या हुआ, उस बच्चे को तो नहीं आया करना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो एक और है सेकंड ऑप्शन आता है कि अपना काम मित्र से करवाने के लिए कहना। मित्र अगर उसका काम कर लेगा तो उसको फिर भी कुछ नहीं आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद डी ऑप्शन आता है उसे अपना काम करने से स्थायी छूट देनी चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर तो इसका यही रहेगा आपका सी ऑप्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें सी ऑप्शन ही आए, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो इसके अंदर आ सकती हैं कि आपको 3 ऑप्शन ये दे दें, बट इसकी जगह क्या है आपको कोई और सा ऑप्शन दे दें। तो इसके क्या है, बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे एक पॉइंट आपका ये हो गया संवेदनशीलता और समर्थन। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं। तो संवेदनशील और समर्थन के अंतर्गत आता है कि कोई भी जो टीचर है, ठीक है, कौन है, कोई भी टीचर है अगर, तो वो गीता के प्रति क्या है, संवेदनशील उसको होना चाहिए। उसे ये महसूस कराना चाहिए कि उसकी समस्या को समझा जा सकता है। ठीक है, उसे ये भी समझाना चाहिए कि उनकी समस्या को लेकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कई तरीके हैं जिनसे वह पढ़ाई में बेहतर कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका कि कक्षा में व्यवस्था। क्या आता है, कक्षा में व्यवस्था आता है इसका ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें गीता को कक्षा में आगे की पंक्ति में बिठाना चाहिए। कहाँ बिठाना चाहिए इसमें, कि जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं तो आगे की तरफ किसको बिठाना चाहिए, गीता को बिठाना चाहिए। उसे शाम पर जो ब्लैक बोर्ड होता है और अन्य दृश्य सामग्री को देखने में क्या हो सकती है, उसको आसानी हो सकती है। और जो टीचर है उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा में रोशनी जो है, क्या चीज़ आपकी, कि जो रोशनी है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, और बड़े अक्षर और स्पष्ट लिखावट जो है उसका उपयोग करना चाहिए। कि जो टीचर है वो किस चीज़ का, जो बड़े अक्षर होते हैं उनका, और जो स्पष्ट लिखावट होती है उसका उपयोग करें। ओके, थर्ड पॉइंट आता है इसका शिक्षण विधि में बदलाव। शिक्षण विधि में बदलाव आपका, ठीक है। मैं कराने को तो आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता देती, लेकिन इसका जो ऑप्शन है, जो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है वही ऑप्शन आए। इसके साथ साथ जो मैं ये पॉइंट्स लिखा रही हूँ इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और इन ऑप्शंस को लिखते रहें कि कोई भी ऑप्शन आ सकता है। इसलिए आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर होता क्या है, ये एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिक्षण विधि में बदलाव में क्या होता है कि कोई भी टीचर है उसको विभिन्न शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। लाइक जैसे कि जो श्रवण सामग्री होती हैं, क्या होती हैं आपकी, श्रवण सामग्री होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, हाथों से करने वाली गतिविधि का उपयोग करें। और इसमें आपकी जो ऑडियो होती हैं, क्या होती हैं, इसमें आपकी ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं इनका भी उपयोग करना चाहिए। और अध्यापक को गीता को पढ़ने के लिए बड़े अक्षर वाली जो पाठ्य पुस्तक होती है या फिर डिजिटल सामग्री प्रदान उसको करनी चाहिए। ठीक है, और इसी में आता है आपका शिक्षण विधि के अंतर्गत कि जो टीचर है उसको गीता को पढ़ने में मदद करने के लिए विशेष जो तकनीकी होती हैं, क्या होती हैं आपकी जो विशेष तकनीकियाँ होती हैं,
क्या होती है? विशेष तकनीकी। विशेष तकनीकी का उपयोग करना चाहिए या करना सिखाना चाहिए, जैसे कि पढ़ने के दौरान एक उंगली या फिर पेंसिल का उपयोग करना, या फिर पढ़ने के लिए एक शासक का उपयोग करना। इसके अतिरिक्त और भी हेल्प हैं, इसके अतिरिक्त और पॉइंट हैं। अतिरिक्त, ये भी नोट कर सकते हो आप, अतिरिक्त सहायता। अब अतिरिक्त सहायता कौन कौन सी होती हैं आपकी? इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो गीता को सहायता प्रदान करनी चाहिए, जो अतिरिक्त सहायता होती है वो प्रदान करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कक्षा के बाद या दोपहर के भोजन के दौरान, ठीक है, उसको अलग से भी पढ़ाना चाहिए। और क्या है कि अध्यापक को गीता के जो माता पिता हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, कौन हैं? गीता के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि वे घर पर भी गीता को पढ़ाई में हेल्प कर सकें। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज़, इसके अंदर आता है सकारात्मक, पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका आता है पॉजिटिव प्रतिक्रिया के अंतर्गत कि जो टीचर है, अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो गीता होती है, जो गीता है, उसके जो प्रयास हैं, जो भी प्रयास वो करती है या फिर प्रगति करती है, तो उसकी क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए, भले ही वो छोटी क्यों ना हो। उसे ये भी याद दिलाना चाहिए कि वह कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वह अपनी पढ़ाई में सफल हो सकती है। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन अगर उसको दोगे तो वो और अच्छे से पढ़ेगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसका, सहपाठी, सहपाठियों के साथ सहयोग, ठीक है। तो इसमें आपका आता है कि अध्यापक जो हैं, जो टीचर हैं, टीचर को कक्षा के अन्य छात्रों को गीता की स्थिति के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए और उससे गीता की मदद करने के लिए कहना चाहिए। कि टीचर को क्या करना चाहिए कि जो क्लास है, ठीक है, क्या है? क्लास है, उसमें क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? संवेदनशील बनाना चाहिए गीता के प्रति, और उसकी वो हेल्प कर सकें। और जो सहपाठी हैं वो गीता के साथ मिलकर काम करें और उसे नोट्स लेने या अन्य कार्य में भी उसकी हेल्प करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। कुछ भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप करेक्ट आंसर लगा सको, कोई भी ऑप्शन आए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन इज़, कक्षा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करोगे प्राथमिक अध्यापक के रूप में? मीन्स प्राथमिक अध्यापक के रूप में अगर कक्षा में अधिगम अक्षमता वाले अगर बच्चे हैं तो उनकी सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करोगे? फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, लेखन कार्य का समय कम कर देंगे। सेकंड ऑप्शन आता है, प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। सी ऑप्शन आता है, अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। या फिर डी ऑप्शन आता है आपका, पाठों की रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे, जो पाठ हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। तो बात हो रही है यहाँ पे किसकी? अधिगम अक्षमता वाले जो बालक हैं उनकी सहायता के आकलन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर इज इसका होगा बी ऑप्शन आपका, ठीक है। क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन रहेगा कि प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन वर्तनी को क्या है? महत्व नहीं देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि जो प्रदत्त कार्य होते हैं उसके जो मूल्यांकन की वर्तनी होती है उसको महत्व नहीं देंगे, जबकि क्या करेंगे इसकी जगह कि आकलन को बच्चे की समझ और सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित इसमें क्या है? होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे के लिए क्या है? आकलन का उद्देश्य यह जानते हैं हम, तो उनका उद्देश्य जो है ये जानना होता है, आकलन का जो इसमें उद्देश्य होता है ये जानना होता है कि वो जो बच्चे हैं वो कैसा सीखते हैं,
उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, ना कि केवल उनकी गलतियों को गिनना होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वर्तनी होती है आपकी, जो वर्तनी होती है वो क्या होता है, वो एक विशिष्ट कौशल होती है। क्या होती है? एक विशिष्ट कौशल होती है आपका। ठीक है, और अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए जो आकलन का मुख्य आधार नहीं बनाया जाना चाहिए इसको, क्योंकि इससे उनकी समग्र सीखने की जो प्रक्रिया पर क्या है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें यह है कि इसके लिए क्या है, बहुत अन्य युक्तियां होती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। प्रदत्त कार्य के मूल्यांकन वर्तनी को महत्व नहीं देके और बहुत सारी इसमें युक्तियां हैं या विधियां होती हैं जिसको हम क्या है यूज़ कर सकते हैं या फिर उपयोग कर सकते हैं आकलन के लिए। ठीक है, कि यही कि कक्षा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की सहायता आकलन के लिए हम कौन सी प्राथमिक अध्यापक के रूप में हम इस युक्ति को महत्व नहीं देंगे। कौन सी युक्ति को महत्व नहीं देंगे? बी ऑप्शन वाले को महत्व नहीं देंगे। जबकि कौन सी को हम महत्व दे सकते हैं? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है समझ पर ध्यान केंद्रित करके, केंद्रित करना। ठीक है, ये भी एक फर्स्ट पॉइंट आता है। इसमें क्या होता है आपका कि आकलन करते समय शिक्षक, जो टीचर होता है, वो बच्चों की समझ और अवधारणा को समझने की क्षमता पर क्या है, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ना कि केवल उनके द्वारा दी गई गलतियों पर। ठीक है, सेकंड आता है आपका पॉइंट कि प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चों को उन काम पर प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं ताकि वे अपनी गलती से सीख सकें और अपनी समझ में क्या है, सुधार कर सकें। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट आता है सहयोग को बढ़ावा देना। तो हम ऐसी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें क्या है, आकलन के लिए सहयोग को बढ़ावा देना, कि जो टीचर होता है आपका वो स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और सीखने में मदद करने के लिए उनको क्या करे, प्रोत्साहित करे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इसमें 4 पॉइंट आता है आपका, 4 पॉइंट आता है व्यक्तिगत। ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऑप्शन में आपके वही पॉइंट्स आएँ या फिर वही ऑप्शंस आएँ, आपके ऑप्शन जो हैं चेंज हो सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखना इसमें। ठीक है, कि प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है, कि जो हर एक स्टूडेंट होता है उसकी जो सीखने की क्षमता होती है, सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है, वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो इसलिए आकलन करते समय जो टीचर है उसको व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चों की सहायता के लिए क्या होता है, आकलन को बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और समझ पर केंद्रित होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रदत्त कार्य की वर्तनी जो है उसको महत्व दो या फिर उस पर ध्यान केंद्रित करो। इससे क्या है, बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो बालक होता है, जो तुम्हारा स्टूडेंट होता है, उसमें क्या है, आत्मविश्वास में क्या होता है, आपका विश्वास में क्या होती है, आत्मविश्वास में, और जो सीखने की प्रेरणा होती है, सीखने की जो प्रेरणा होती है उस पर क्या है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव प्रभाव पड़ता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अधिगम को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज आपका सांस्कृतिक संदर्भ, सेकेंड रुचि, थर्ड संवेग, या फिर 4 ऑप्शन आता है आपका ABCD, तीनों ऑप्शन आते हैं। अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा, करेक्ट आंसर इज आपका होगा ABC, तीनों, कि सांस्कृतिक संदर्भ भी, रुचि भी और संवेग भी। तो आपका जो सांस्कृतिक संदर्भ जो कारक है ये किस तरीके से प्रभावित करता है, कि जो संस्कृति होती है, संस्कृति जो है
आपका क्या है, आपकी जो संस्कृति है, ठीक है, जो संस्कृति है वो सीखने की प्रक्रिया में क्या करती है, सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रिया होती है और जो शैक्षणिक प्रदर्शन होता है, इन दोनों के बीच के संबंध को समझने के लिए छात्र के सीखने के अनुभव को पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य से देखना महत्वपूर्ण होता है। मीन्स जो संस्कृति होती है वो सीखने की प्रक्रिया प्लस आपका जो शैक्षणिक क्या होते हैं, शैक्षणिक क्या होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, इनके बीच का जो संबंध होता है, क्या होता है इनके बीच का जो संबंध होता है उसको समझने के लिए, और जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसके सीखने का जो अनुभव है उसकी परिस्थिति परिप्रेक्ष्य से देखना क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये इस तरीके से प्रभावित करती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें सामाजिक जो आपके मानदंड होते हैं, क्या होते हैं, सामाजिक जो मानदंड होते हैं, जो आपके मूल्य होते हैं, इसके अंदर जो विश्वास होता है या फिर जो व्यवहार होता है उसको क्या है, आकार देती है, क्या देती है, आकार भी देती है। क्या चीज़, सांस्कृतिक जो होती है हमारी, और ये सीखने के तरीके और सामग्री को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, और डिटेल में जाना चाहोगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं इसी के अंदर। लाइक जैसे देख लो, आप हेडिंग लिख लेना, आपको कुछ नोट करना हो तो कॉपी पेन लेके बैठना, जो मैं बोलती रहूँगी उसको नोट करते रहना। जैसे सांस्कृतिक संदर्भ है, ये हमें सीखने को, जो हमारा अधिगम है उसको किस तरीके से प्रभावित करती है, तो इसमें आ जाता है आपका, इसके अंदर भी पॉइंट आता है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो संस्कृति होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को क्या करती है, एक तरह से निर्धारित करती है। मतलब जो सीखने में क्या है, एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के उससे समझो आप कि इसमें क्या होता है कि कुछ संस्कृतियों में क्या होता है, जो टीचर होता है वो क्या करता है, वो स्टूडेंट के बीच अधिक क्या है, औपचारिक संबंध होते हैं उनके बीच में, जबकि अन्य में क्या होता है, अधिक औपचारिक संबंध नहीं होते। मीन्स जो और होते हैं उनमें क्या होता है, अधिक अनौपचारिक और सहयोगी संबंध होते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर आपका कि ज्ञान का संचरण, मतलब कि जो संस्कृति है वो ज्ञान और कौशल के संचरण के तरीकों को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि कुछ संस्कृति आपकी ऐसी होती हैं जो ज्ञान मौखिक रूप से क्या है, प्रसारित होता है, जबकि अन्यों में क्या होता है, लिखित रूप में होता है, कलात्मक रूप में होता है या व्यक्त किया जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये आप इम्पोर्टेंट भी लिख लेना इसमें, ये तो भाई लिख ही लेना, जिसमें नाम आता है आपका वाइगॉत्स्की का। किसका आता है, वाइगॉत्स्की का। ठीक है, क्योंकि जो वाइगॉत्स्की हैं इन्होंने क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो ले वाइगॉत्स्की का मानना ये है कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव के माध्यम से क्या है, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इनके अनुसार था कि संस्कृति जो है वो सामाजिक संपर्क और भाषा के परस्पर मेल से विकास होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संस्कृति के बारे में थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि वाइगॉत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत भी दिया था। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे इसमें सेकंड पॉइंट आता है रुचि। तो रुचि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को क्या है, पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है। कैसे रूप से, सकारात्मक रूप से। कैसे, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जो रुचि होती है। कैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी भी विषय को या कोई भी गतिविधि है, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, रुचि रखता है, तो वो उसको क्या है, ध्यान से सीखेगा और उसे याद रखने की क्या है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अब रुचि सीखने की प्रक्रिया को क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, आकर्षक बना देती है और सार्थक भी बना देती है, जिससे क्या होता है, सीखने की जो इच्छा और प्रेरणा जो है वो बढ़ती है आपकी। ठीक है, तो रुचि जो है, रुचि से क्या होता है, रुचि से ध्यान एकाग्रता बढ़ती है,
प्रेरणा का ये स्रोत होता है। स्मरण याद करना, याद रखी जाती हैं उससे चीज़ें आसानी से। तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं आपकी रुचि के अंदर अगर हम देखते हैं तो, जैसे कि आपकी प्रेरणा आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका स्मरण आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका आ जाता है ध्यान आ जाता है। तो प्रेरणा में क्या होता है आपका कि रुचि जो होती है वो स्वाभाविक रूप से क्या है, प्रेरणा का स्रोत होती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, तो वो उसे सीखने के लिए क्या है, प्रेरित होता है। करेक्ट। अब आता है स्मरण की बारी कि रुचि रखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो अधिक आसानी से क्या है, याद रखी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में, कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है, अगर वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो उसे अधिक ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा, जिससे उसे क्या है, याद रखने की अधिक संभावना होती है। इसी तरीके से आता है ध्यान कि जब कोई व्यक्ति या स्टूडेंट या छात्र किसी भी चीज़ में रुचि रखता है तो वो उस पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है, ध्यान को क्या करता है, केंद्रित कर पाता है। और ध्यान जो होता है यही आपका अधिगम का एक अनिवार्य पहलू होता है, जो रुचि, इससे क्या होता है, इससे रुचि बढ़ाती है। ठीक है, इसको क्या करती है, इससे क्या है, सीखने का जो प्रेरणा अनिवार्य पहलू है, इससे रुचि इसे क्या करती है, बढ़ाती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट्स आ जाता है इसका सफलता। एक और पॉइंट आता है सफलता, कि रुचि रखने वाली चीज़ें जो हैं सीखने में सफलता की संभावना जो है बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में रुचि रखता है तो वह उसे सीखने में अधिक प्रयास करता है, जिससे सफलता की संभावना भी क्या होती है, बढ़ जाती है आपकी। ओके, तो आपका जो संवेग होता है ये भी बहुत सारे तरीके से क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। नेगेटिव तरीके से भी करता है ये आपका, और ये आपका पॉजिटिव, दोनों रूप में करता है। तो आपका जो सकारात्मक रूप में कैसे करता है, सकारात्मक रूप में किस तरीके से करता है, सकारात्मक रूप में जो है आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे उत्साह, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका रुचि। तो इसमें क्या होता है कि सकारात्मक रूप में क्या आता है, उत्साह और रुचि आ जाते हैं, जो सीखने को क्या है, बढ़ावा देती है। जबकि अगर नकारात्मक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आता है, जैसे कि भय हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका चिंता, ठीक है, यह होगी सीखने में बाधा डाल सकती है। तो ये संवेग होते हैं आपके नेगेटिव। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा A, B, C तीनों ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता निम्न में से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें हमारा शिक्षार्थियों की सक्रिय रूप से सहभागिता। सेकंड ऑप्शन आता है पुरस्कार का प्रयोग। सी ऑप्शन आता है हमारा गतिशील अध्यापक। और डी ऑप्शन आता है हमारा लचीला समूह संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गेस करिए कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन में है नहीं है आपका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका पुरस्कार। करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका पुरस्कार का प्रयोग। कि प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता है वो ये नहीं होती कि पुरस्कार का हम प्रयोग करें, कि जो हमारे गिफ्टेज होते हैं उनका हम प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि आपका जो शिक्षार्थी की सक्रिय रूप से सहभागिता जो होती है ये प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता होती है। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है, जो आपका स्टूडेंट होता है, वो ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने के बजाय क्या होते हैं, सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मीन्स वे प्रश्न पूछते हैं, प्रयोग करते हैं और अपनी समझ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन? जो प्रगतिशील बच्चे होते हैं प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, और इसी तरीके से आपका ये ऑप्शन आता है गतिशील अध्यापक। तो एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता ये भी होती है कि जो शिक्षक होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो छात्र को सक्रिय रूप से क्या है, सीखने की प्रक्रिया में क्या है, शामिल करते हैं एक तरह तो। और जिससे क्या होता है, जिससे सीखने का जो अनुभव है वो बहुत अधिक क्या है, सार्थक बन जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर लचीला समूह संगठन। तो इसमें क्या होता है, लचीला समूह संगठन के अंदर कि प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें जो पाठ्यक्रम है, क्या चीज़,
जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है, वो लचीला होता है और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित की जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो पाठ्यक्रम है ना, मोस्टली अगर आ रहा है लचीला, ऑप्शन आ रहा है तो लचीला आपका करेक्ट आंसर होता है इसमें। ठीक है, यहाँ आपका जो आंसर था इसका कि पुरस्कार का जो प्रयोग होता है वो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि छात्रों को क्या है, आंतरिक प्रेरणा के बजाय बाहरी प्रेरणा पर निर्भर करती है। मीन्स ये जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है इसके बजाय क्या करते हैं, जो बाहरी होता है, जो एक्सट्रीनिसिस जो मोटिवेशन होता है उस पर निर्भर बनाता है। क्या चीज़? आपका जो पुरस्कार होता है, जो आपका गिफ्ट होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि छात्रों को, स्टूडेंट को एक्टिव लर्नर बनाने के लिए या फिर सक्रिय शिक्षार्थी बनने के लिए और अपनी समझ, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ना कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है आपकी, वो बच्चे की समझ को विकसित करने के लिए, उसको सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट पर निर्भर हो जाएं या फिर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो ये गिफ्ट्स होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, एक तरह से सीखने की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, ये बाधित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाधित कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये नोट कर लेना कि छात्रों को, जो छात्र होते हैं, छात्रों को रचनात्मक, क्या चीज़? रचनात्मकता से क्या कर देते हैं, वंचित कर देते हैं। वंचित करना, पुरस्कार का जो प्रयोग होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, कि पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है, छात्रों को अपनी रचनात्मक और जो जिज्ञासा है, पता लगाने के अवसर से क्या है, वंचित किया जा सकता है उन्हें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सीता है, सीता ने शिक्षार्थी की अवधारणा के प्रति समझ आकलन करने के लिए एक नई विधि का क्या करा है, प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसने शिक्षार्थी से कहा कि एक प्रश्न के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक उत्तर बनाएं। तो शिक्षण अधिगम का ये जो उपांग है, ये क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन बाल केंद्रित, सेकंड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक केंद्रित, थर्ड ऑप्शन आपका आता है कंठस्थीकरण पर केंद्रित, या फिर आता है फोर्थ ऑप्शन आपका अध्यापक केंद्रित। तो इसमें एक कौन है, सीता ने क्या करा है, सीता ने क्या किया है, शिक्षार्थी की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का क्या करा है, नई विधि का प्रयोग किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए आपका? तो ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यों? क्योंकि ये बाल केंद्रित से रिलेटेड है। क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन है वो कैसी हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है। पहली कैसी थी, पहली आपकी अध्यापक केंद्रित थी। मतलब कि अध्यापक जो बोलता था कि भाई तुम्हें ये पढ़ना है, ये सीखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वही सब होता था। लेकिन आजकल की जनरेशन की जो आपकी स्टडी है, पढ़ाई है, वो बाल केंद्रित है। बालक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि किस बालक, अगर कोई बालक है उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो मैथ्स चॉइस करता है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो वो ड्राइंग लेता है, किसी को बायो में इंटरेस्ट है वो बायो लेता है, किसी को कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो वो कॉमर्स लेता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होगी, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होगी। इसका मतलब होता है कि जो शिक्षक है, एक टीचर जो होता है, वो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को सीखने की प्रक्रिया में क्या है, सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है, जिससे वे अपने ज्ञान और समझ को विकसित करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित
करते हैं। और अक्सर पूछताछ या आधारित जो शिक्षण कहा जाता है, इसके क्या हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे शिक्षार्थी से कहा गया कि एक प्रश्न के क्या हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके अधिक उत्तर बनाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे गहरी समझ बनती है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर हम कहें तो गहरी समझ मतलब कि जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है, शिक्षार्थी जो है, जब खुद से प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं तो वो विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, आता है समस्या समाधान कौशल। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछना या उनके उत्तर खोजना शिक्षार्थी को क्या करता है, समस्या समाधान कौशल विकसित करने में हेल्प करता है। मीन्स अगर उनसे कहा गया कि भाई एक प्रश्न है, उसके आपको क्या करना है कि अगर मान लो एक प्रश्न है, ठीक है, उसके बहुत सारे तुम्हें क्या करने हैं, बहुत सारे उत्तर खोजने हैं, तो उसमें क्या चीज़ विकसित होगी, उसमें समस्या समाधान कौशल जो है वो विकसित होगा उनका। ठीक है, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है स्वनिर्देशित सीखना। मतलब कि आपका कि ये जो उपांगम होता है, इससे क्या होता है कि शिक्षार्थी को अपने सीखने की प्रक्रिया का क्या है, नियंत्रण लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जिससे वो अधिक प्रेरित सीखने वाले बन जाते हैं इसमें। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये कि इसका करेक्ट आंसर बाल केंद्रित है। और ये क्यों होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं होता आपका, कठिन जो वो करना, मतलब आपका रट्टाफिकेशन जो होता है ये भी नहीं होता, अध्यापक केंद्रित आपकी है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बाल केंद्रित शिक्षा आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पठन कौशल में दिक्कत होने पर छात्र, फर्स्ट डिसलेक्सिया, सेकंड डिस्ग्राफिया, सी एलेक्सिया या फिर डी डिसप्रॉक्सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, पठन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ भी है, आने के चांसेस भी हैं। ये आपका यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो मोस्टली सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो इसको नोट करके लिख लेना कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या होगा, डिसलेक्सिया, क्योंकि ये पठन कौशल में दिक्कत होने पर छात्र क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है वो आपका। ठीक है, इसी में आपका पॉइंट जो एक और आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, जो लिखने से संबंधित जिनको प्रॉब्लम होती है, लिखने में क्या होती है, उनको कठिनाइयाँ उनको होती हैं। ठीक है, तो आपका जो एलेक्सिया होता है ये भी पठन से रिलेटेड होता है। पठन में क्या है, इसमें विकार होता है। ठीक है, ये भी किस चीज़ से रिलेटेड होता है आपका, ये भी पठन से संबंधित होता है। लेकिन जो आपका एलेक्सिया और जो आपका डिसलेक्सिया है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। आपका जो इसमें डिसलेक्सिया है ये क्या होता है, जन्मजात विकार होता है ये आपका, मतलब कि ये व्यक्ति को जन्म से होता है। और जो एलेक्सिया होता है ये एक क्या होता है, इसमें मस्तिष्क में चोट या बीमारी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में क्या है, मस्तिष्क में अगर चोट लग रही है या कोई बीमारी है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन पठन कौशल में दिक्कत के लिए जो है इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे। एक गलत क्वेश्चन हो गया टाइप, इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन ए और सी जो हैं दोनों करेक्ट हैं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिस्ग्राफिया आपका लिखन से रिलेटेड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण होते हैं। फर्स्ट जिज्ञासा, सेकंड टास्क करने में धीरज की कमी, सी पाठ में रुचि न लेना या डी पढ़ाई से दूर भागना। क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण पूछ रहा है ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, आपका करेक्ट आंसर इज रहेगा इसमें जिज्ञासा। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा जिज्ञासा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो धीरज करने में कमी होती है, उनकी कमी तो होती ही नहीं है भैया, तो इसका ये तो नहीं होगा। पाठ में रुचि न लेना, जबकि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या है, पाठ में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो ये भी इसका नहीं हुआ।
पाठ से दूर भागना या पढ़ाई से दूर भागना। तो ये जो बच्चे होते हैं पढ़ाई से दूर भी नहीं भागते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? जिज्ञासा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? जिज्ञासा। कि जिज्ञासा क्या होती है? जिससे जानने की तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली जो बालक हैं इसका ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। क्यों? क्योंकि ये जिज्ञासा उन्हें न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उस जानकारी के पीछे जो भी रीज़न होता है, जो भी क्या होता है, जो भी कारण होता है, या उसके अर्थ को, या कोई भी अर्थ है उसको समझने में क्या है, समझने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। मीन्स इसमें पॉइंट आ सकता है आपका कि जो जिज्ञासा होती है वो लगातार प्रश्न पूछना, क्या चीज़? प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने के लिए भी क्या करती है? प्रेरित करती है। जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को आपने देखा होगा मोस्टली क्लास के अंदर भी, कि छात्र अक्सर कैसे क्वेश्चन करते हैं? अक्सर क्वेश्चन करते हैं क्यों के, कैसे के, करते हैं नहीं करते हैं। जैसे सवाल पूछते हैं वो केवल सही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते, सहती जो प्रश्न उत्तर होते हैं वे गहराई में जानना चाहते हैं और चीज़ों को समझने के लिए विस्तृत प्रश्न को क्या करते हैं? वो पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो बच्चों का द्वितीय समाजीकरण अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या पारंपरिक बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीय समाजीकरण की बात कह रहे हैं। द्वितीय समाजीकरण अवस्था प्रारंभ हो जाती है जब बच्चा कहाँ जाना शुरू करता है? स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका पारंपरिक बाल्य अवस्था। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्कूल जाने की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारंपरिक बाल्य अवस्था होगा, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है? वो परिवार के बाहर जाता है सामाजिक एजेंटों के पास। जैसे लाइक वो कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है। ठीक है, वो अन्य संस्थाएं, मानदंड, जो व्यवहार हैं उन कारणों को क्या है? करना सीख जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं द्वितीयक समाजीकरण की, तो द्वितीयक समाजीकरण के अंदर आपका यही आता है, आपका स्कूल आता है, आपका क्या है? सहकर्मी समूह आते हैं आपके, इसमें संस्थाएं आती हैं। ठीक है, और अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, अगर प्राथमिक अगर हम समाजीकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका आता है परिवार आता है सबसे पहले तो। ठीक है, कौन आता है? परिवार आता है, क्योंकि जो प्रथम समाजीकरण है वो परिवार के अंदर ही होता है, जिसमें क्या है? जहाँ बच्चा बुनियादी सामाजिक कौशल और मूल्यों को क्या करता है? सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज़ आपका आता है इसमें, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निम्न में से बढ़ावा दिया था। फर्स्ट, जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता। बी, विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता दिव्यांगजन के लिए। या सी, अधिकार के उपांगमन में भेदभाव दिव्यांगजन के आधार पर। या फिर आपका दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कि जीवन में सभी क्षेत्रों में क्या? समानता। तो इसमें क्या है आपका? जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता। और एक और इसमें पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी के साथ जो पॉइंट आता है वो आता है गैर आपके भेदभाव को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या दिया था? बढ़ावा दिया गया था आपका। ओके, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके क्वेश्चंस हैं आज के प्रैक्टिस सेट के। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट 6 के साथ आपका। ठीक है, थैंक यू। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।